ठीक है, लाइट रिएक्शन तक करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें हमें दो सिस्टम्स जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, वन कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स, एक जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द स्ट्रोमा। ठीक है बेटे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो स्ट्रोमा है उसमें काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो डार्क फेस जो है फोटोसिंथेसिस का, उसका एंजाइम्स के साथ रिलेशन है। तो आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड लाइक सिस्टम है वो स्ट्रोमा से मिलकर बना हुआ है, जो उसका ग्राउंड मैट्रिक्स है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूमरस एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस जो उनको कैटालाइज करेंगे। ठीक है, अनदर नेम फॉर द डार्क रिएक्शंस इज बायोसिंथेटिक फेस। इसके अलावा कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, मेम्ब्रेनियस सिस्टम है। मेम्ब्रेनियस सिस्टम में आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेना की मेम्ब्रेन है, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और सेकेंडली वो कहते हैं कि काफी सारे थैलाकॉइड्स जो हैं दे आर स्टैक्ड वन अबव द अनदर एंड दे फॉर्म द ग्रेनास। तो एडजेसेंट ग्रेनास जो है, ठीक है, उनको जोड़ने वाली भी एक मेम्ब्रेन है। देखो बुक के अंदर तुम्हारी डायग्राम दिया होगा। ठीक है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो एडजेसेंट ग्रेनास जो है उनको ज्वाइन करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला गया, स्ट्रोमा लैमेले बोला गया। ठीक है, फिगर नंबर 3.2 का ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको काफी सारे ग्रेनास जो है वो नजर आ रहे हैं, और एडजेसेंट ग्रेनास जो है उनको आपस में ज्वाइन किया गया है एक मेम्ब्रेन के जरिए, जिसको हम स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। ठीक है बेटे, अब आगे मैंने आपको कल ये बताया था कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, हमेशा याद रखिए कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होनी है, लाइट रिएक्शंस होनी है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शंस जो है उस दौरान दो इवेंट होते हैं। ठीक है, टू इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। वन इज द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, सन से आने वाली जो लाइट है उसमें से करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ट्रैप कर लिया जाता है। कौन ट्रैप करता है वो भी आपको पता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप करता है, और वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब लाइट एनर्जी उसने ट्रैप कर ली तो वो लाइट एनर्जी जो है उससे केमिकल रिएक्शन जो है वो चलेगी। और वो रिएक्शन भी आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिएक्ट करेंगे लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, विच इज C6H12O6। ठीक है बेटे, तो इस इवेंट के दौरान कहता है कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। व्हाट आर दीज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, दीज आर एटीपी एंड NADPH। ठीक है, कल भी मैंने बताया था एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड दूसरी चीज जो है दैट इज NADPH है। तो NADPH जो है वो यहाँ पर निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। ओके बेटे, क्लियर है, फिर से सुनेंगे, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और H यहाँ पर उसके साथ एक अटैच्ड फ्री हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की फॉर्म में। आपको मालूम है जब भी हाइड्रोजन अकेला निकलता है वो हमेशा प्रोटॉन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है इनको लाइट रिएक्शंस इसलिए नेम दिया गया है क्योंकि ये रिएक्शंस जो है वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होंगी। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि वो हमेशा मेम्ब्रेन सिस्टम में होगी क्लोरोप्लास्ट के, यानी दो जगह पे होगी क्लोरोप्लास्ट में। एक तो उसके स्ट्रोमा लैमेले में होगी जो एडजेसेंट ग्रेनास को ज्वाइन कर रही है, देखो जहाँ पे कर्सर जा रहा है, दिस मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेले which joins the piles of thylakoids, adjacent thylakoids with each other. All right, and second one is known as the membrane of the thylakoid. ठीक है, थैलाकॉइड की अपनी मेम्ब्रेन, हर एक थैलाकॉइड की अपनी मेम्ब्रेन है, और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को क्या बोला था हमने, ग्रेनास बोला था। ओके बेटे, तो उसके बाद देखिए कहता है कि दूसरी चीज जो है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जो है वो उसका फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका फर्दर देखो, उसका सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट तो वहीं पे हो जाएगा पर उसका कंटिन्यूएशन रहेगा आगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है जब एक बार बन भी जाते हैं तो उसको उस फॉर्म में प्लांट स्टोर नहीं करेंगे। आपको बताया था प्लांट्स जो है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बन चुके हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स लेकर स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो किस में होगा, डार्क फेज के अंदर होगा। और तो आप सब
स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि डार्क फेज जो है उसमें लाइट तो है नहीं, तो फिर रिएक्शन कैसे कैटालाइज कर रहे हैं एंजाइम्स। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिच प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, कौन कौन से बने थे, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है इनसे एनर्जी लेंगी ये रिएक्शंस, ठीक है, और उससे फर्दर शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होगी। तो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन जिनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं वो लाइट की वजह से चलती हैं, तो दूसरी रिएक्शंस जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनकी वजह से आगे प्रोसीड करती हैं। तो आपको पता है कि शुगर मॉलिक्यूल बन चुका है एंड शुगर मॉलिक्यूल स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एटीपी और एनएडीपीएच से ली जाएगी जो लाइट रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस हुए थे। क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की रिएक्शंस जो है वो रात के टाइम होती हैं, ठीक है, और उस दौरान जो है स्टार्च जो है उसमें कन्वर्ट होता है शुगर, इसीलिए इन रिएक्शंस को क्या बोला गया है, डार्क रिएक्शंस बोला गया है। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने लार्ज व्यू दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, वो आपको आराम से नजर आ रहा है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, देन दीस आर स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज द थैलाकोइड्स, ठीक है, वन सिंगल यूनिट इज नोन एज थैलाकोइड एंड ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स आर नोन एज ग्रेनम. So adjacent granas they are connected with the help of a membrane known as stromal lamellae, and inside the chloroplast a fluid matrix is present and that is known as a stroma. ओके बेटा, ये टॉपिक क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आई एम ऑन पेज नंबर 210, ठीक है, देखो जहां पे लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कितने तरह के पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो कहते हैं कि जब भी आप किसी लीफ को अपने हाथ में लेते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि लीफ जो है उसके ऊपर जो ग्रीन कलर होता है आपको वो यूनिफॉर्म नहीं नजर आता, ठीक है, आपको कई अलग अलग पैचेस की फॉर्म में डिफरेंट शेड्स नजर आते हैं ग्रीन कलर के। तो उससे हमें ये पता लगता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट, जो हम हमेशा क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करते हैं, ऐसे सिर्फ एक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है लीफ के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स जो हैं, प्लास्टिड्स जो हैं वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि क्लोरोफिल ए जो है, ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर का हमें नजर आता है। उसके अलावा क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का नजर आता है, ठीक है बेटे। उसके अलावा ज़ैंथोफिल्स है, ज़ैंथोफिल्स जो है वो कैसा अपीयरेंस देते हैं, येलो अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। कई बार आपने कुछ ऐसे लीव्स भी देखे हुए हैं डेकोरेटिव प्लांट्स के, फर्न्स के, जो आपको येलोइश नजर आते हैं, दैट मींस उसमें ज़ैंथोफिल का कंटेंट ज्यादा होता है। इसके अलावा कई बार आप जो है इस तरह के ऑरेंज कलर के या रेडिश कलर के लीव्स भी देखते हैं, ठीक है, फर्न्स के अंदर आपको ऐसे लीव्स जो है वो नजर आते हैं। तो ये लीव्स जो है उनका कलर किसकी वजह से है, कैरोटीनॉइड की वजह से है। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो ब्राइट ब्लू ग्रीन अपीयरेंस देता है लीफ को, क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन है, और ज़ैंथोफिल जो येलो कलर है, और कैरोटीनॉइड जो येलो से लेके ऑरेंज शेड रखता है। ये तीनों जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट है, ठीक है बेटे। तो क्लोरोफिल ए को हमने क्या नेम दिया है, चीफ पिगमेंट का नाम दिया है। तो कहते हैं कि चीफ पिगमेंट वो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो सारा जो लाइट का दारोमदार है वो क्लोरोफिल ए के ऊपर है, और बाकी जो पिगमेंट है क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल्स है या कैरोटीनॉइड्स हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, यानी उसके अलावा एडिशनल पिगमेंट्स हैं, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। पर क्लोरोफिल ए जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इस वेवलेंथ में लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसमें से किसी भी वेवलेंथ की लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं और किसको हैंड ओवर कर देते हैं, लेटर ऑन क्लोरोफिल करते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा मैं क्या मुझसे निकल ही जाना है ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੱਲ ਸਰ ਨੇ क्लास भी नहीं ली थी ਤਾਂ मैं ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहते हैं कि पिगमेंट्स जो है उनका रोल क्या है, तो पिगमेंट्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पर ये लाइट जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 1 मिनट, हाँ कितने साल उम्र ज्यादा इसलिए जाना मास्क पा के जाना, काम नहीं हैगा ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ। ओके, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि जो एक्सेसरी पिगमेंट है उसका और क्या रोल है,
ठीक है, एक रोल तो आपको पता लग ही गया कि सेसेरी पिगमेंट जो है वो स्मॉल वेवलेंथ की और जो दूसरी वेवलेंथ है उनकी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं और किसको हैंड ओवर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है सेसेरी पिगमेंट्स का, ये सेसेरी पिगमेंट्स जो है वो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स जो है उनसे आने वाली लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन वेवलेंथ्स का, उन लाइट रेज का क्लोरोफिल ए के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि एडिशनल पिगमेंट्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से कहते हैं कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है उसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टाइम तक क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल जो है वो प्ले कर पाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो हमने लिखा है द मैक्सिमम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल ए। ठीक है, और कौन से रीजन के अंदर ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड रीजन जो है इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है उसमें ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है। पर कहते हैं कि इसके अलावा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो अदर रीजन जो है विजिबल स्पेक्ट्रम के उसके अंदर भी होती है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो तो मेन पिगमेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, पर दूसरे थैलाकॉइड पिगमेंट्स भी हैं, जैसे क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल्स हैं और कैरोटीनॉइड है, इनको सेसेरी पिगमेंट बोला गया है, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। फिर आपको बताया था उनका एडिशनल पिगमेंट्स का रोल कि वो क्लोरोफिल ए जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके फोटो ऑक्सीडेशन से। कैसे, अदर वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है, जो इनकमिंग रेडिएशंस आ रही हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसका इफेक्ट क्लोरोफिल ए के ऊपर नहीं पड़ता है, उसकी वजह से उसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है बेटे, अब आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रा है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा जो है उसके अंदर आपको कई मैक्सिमा जो है वो नजर आ रहे हैं ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए आपको नजर आ रहा है, दिस इज क्लोरोफिल बी एंड दिस इज कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो अगर इन सारे ग्राफ्स जो है उनका आपस में हम को रिलेट करें तो क्लोरोफिल ए के लिए हमें दो जगह पे मैक्सिमा नजर आ रहे हैं। देखो, पहला मैक्सिमा यहाँ पर है ग्राफ का स्लोप में और दूसरा यहाँ पर है। उसके कंपैरिजन में देखिए क्लोरोफिल बी, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्लोरोफिल बी का मैक्सिमा क्लोरोफिल ए से तो ऊपर है, फिर वो चीफ पिगमेंट क्यों नहीं है। ठीक है बेटे, हमने ओवरऑल देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमा यहाँ पर है, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन, पर यहाँ पे भी देखो वो क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में मैक्सिमम पोजीशन रखता है, तो यहाँ पे भी ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए जो है वो 2 मैक्सिमास यहाँ पे रखता है, जबकि क्लोरोफिल ए जो है उसमें एक मैक्सिमम पोजीशन है और एक मिनिमम पोजीशन भी है। एंड कैरोटीनॉइड्स जो है उसका थोड़ा सा मिला जुला रूप है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है एंड नेक्स्ट टू क्लोरोफिल ए उसके बाद क्लोरोफिल बी आ जाता है, और ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स जो हैं उनकी कंसेंट्रेशन जो है इनके कंपैरिजन में कम है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे नीचे देखो आपको अलग अलग वेवलेंथ जो है उसने दिखाई हुई है। तो रेड एंड ब्लू वेवलेंथ जो है उसके अंदर हमें मैक्सिमम जो है मैक्सिमा नजर आते हैं पिगमेंट्स के। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है उसके मैक्सिमा हमें 700 के आसपास जो रेड वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है वहां नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मैक्सिमा जो है वो ब्लू लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब रेड एंड ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो है वो ऐसी वेवलेंथ है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, और बाकी देखिए 500 टू 600 के बीच में जहाँ पे आपको येलो कलर नजर आ रहा है एंड कुछ, ठीक है, मिला जुला सा ग्रीन एंड ब्लू कलर नजर आ रहा है, वहां पे आपके ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स जो है वो काम करते हैं, और वो इस तरह की वेवलेंथ जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, पर उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये लाइट जो है कुछ समय तक अपने पास रखने के बाद वो क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देते हैं, जो कि यहाँ पे चीफ पिगमेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ जिसके अंदर आपको अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं इसको हम फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पर उसके अंदर उसी चीज को फिर से दिखाया गया है एक्शन स्पेक्ट्रा को। तो कहते हैं कि मैक्सिमा हमें दो जगह पे मिले थे। ठीक है, एक रेड लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला था, एक हमें ब्लू लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला था। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर अगर कहता है कि ये एक्शन स्पेक्ट्रा जो है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ सुपर इम्पोज कर दिया जाए। ठीक है बेटे, आपको केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ है एक्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हमें हर एक रंग की वेवलेंथ जो है वो नजर आती है यहाँ पर। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा है,
आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, पर जब ये पिगमेंट्स जो है इन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये कलर्स जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे और इसकी जगह पे आपको क्या नजर आने लगेंगे, डार्क बैंड्स नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो जो डार्क बैंड्स की फॉर्म में हमें नजर आता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो आपको पता है दो ही कलर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किया है। ठीक है, एक तो रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसमें मैक्सिमम पिगमेंट जो है उसने एब्जॉर्प्शन किया और एक ब्लू कलर में किया। ठीक है, तो वहां पे दोनों कलर्स जो है वो गायब हो जाएंगे और उसकी जगह पे कैसा बैंड आ जाएगा, ब्लैक बैंड आ जाएगा। तो इस ग्राफ में जो ग्राफ नंबर 3 है उसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी दिखाया गया है और आपको एक्शन स्पेक्ट्रा भी दिखाया गया है। तो दोनों के ग्राफ्स जो हैं अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो आप ध्यान से देखिए, दोनों जो स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि जिन पिगमेंट्स ने जिन कलर्स का एब्जॉर्प्शन किया है वो कलर्स ही एक्चुअली हमें डार्क बैंड्स की फॉर्म में किस में नजर आ रही हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ के जो कलर्स हैं वो मौजूद थे, यानी यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स थे जो ब्लू और रेड लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो वो वहां से गायब हो गए, ब्लू एंड रेड कलर्स गायब हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डार्क बैंड्स उस कलर के आ गए हैं, पर उसी शेप में आए हैं जैसा कि वो पहले था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा का एक दूसरे पे 100% ओवरलैप होना इस बात का सबूत है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है पिगमेंट्स के द्वारा कौन सी रेंज में की गई है, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की रेंज में की गई है। तो ये दर्शाता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड एंड ब्लू कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, बाकी कलर्स में भी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस होती है, पर वो सेंसरी पिगमेंट्स जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और स्मॉलर क्वांटिटी में करते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखो आपको इनलार्ज व्यू नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखिए आपको ये काफी सारे आपको जो है थैलाकॉइड्स नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एक थैलाकॉइड प्रेजेंट है और इनको हमने ग्रेनास का नेम दिया है। अब देखो ये जैसे एक पाइल है पूरी ग्रेनास की, ये दूसरी पाइल है अनदर ग्रेनास की, आपस में कैसे ज्वाइंट है, एक मेम्ब्रेन के जरिए ज्वाइंट है और ये मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रोमा लैमेले है। ठीक है बेटे, यहाँ पे उसका फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे स्ट्रोमा बोला गया है। तो कहते हैं कि हर एक जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना उसके बीच में स्पेस है जिसको क्या बोला गया है, थैलाकॉइड स्पेस बोला गया है। तो आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है उस दौरान लाइट रिएक्शंस दो तरह की होनी है। ठीक है बेटे, एक नॉन साइक्लिक होती है और एक साइक्लिक होती है। तो वो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिनको हम कहते हैं वो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, यानी जिसको क्या बोला गया, थैलाकॉइड स्पेस बोला गया, उसके अंदर होगी, या फिर इन दोनों को कनेक्ट करने वाली इस स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन के अंदर होगी। ठीक है, बाकी आपने ये स्ट्रक्चर पहले भी देखा हुआ है। अब हम सीधे आ जाते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन क्या है। तो कहते हैं कि लाइट रिएक्शंस जो है उसको अनदर नेम क्या दिया गया, फोटोकेमिकल फेज दिया गया। और याद रखिए कि इस फोटोकेमिकल फेज या लाइट रिएक्शंस के दौरान कौन कौन सी चीजें होती है। नंबर 1, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटे, लाइट का एब्जॉर्प्शन होना है, किसने करना है आपको पता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ने करना है। कौन सी वेवलेंथ में करना है, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में करना है। ठीक है, सेकंड वो कहता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होनी है। जब ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी और वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा। H2O का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो आपको पता है उसमें से क्या निकलेंगे, कुछ ऑक्सीजन के एटम निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कुछ प्रोटॉन्स निकलेंगे। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जब वाटर की स्प्लिटिंग हो गई तो आपको पता है कि उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे ना। तो पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट में बताया था कि हाइड्रोजन का जो सोर्स होता है वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल होता है। मतलब वाटर में से निकलने वाले ये हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएंगे और उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो याद रखिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कब बनते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, उसमें से जो प्रोटॉन्स निकलते हैं हाइड्रोजन की फॉर्म में, वो प्रोटॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटे,
अब देखो हाइड्रोजन तो किसकी तरफ चले गए, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ चले गए। अब इलेक्ट्रॉन भी बचे हुए हैं वाटर की स्प्लिटिंग के बाद, और ऑक्सीजन भी बचे हैं। तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इस रिएक्शन के दौरान, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सिस्टम के अंदर पास होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं, और उसके बाद एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम एटीपी और NADPH कहते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज पता लगी सभी स्टूडेंट्स को? यस, स्पीक अप। ये चीज पता लगी है? फिर से बताऊं क्या? फिर से बताने की जरूरत है? नहीं? चलो एक बार सुन लो फिर से। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, ठीक है। एक तो लाइट एब्जॉर्ब होगी इसमें, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी। याद रखो वाटर की स्प्लिटिंग के बाद 3 चीजें निकलेंगी। नंबर 1 H+ आयंस विच आर प्रोटॉन्स, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर 3 ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटे, ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लास्ट में, आपको पता ही है। और कहता है कि जो प्रोटॉन्स निकले थे H+ आयन की फॉर्म में, वो CO2 के पास चले जाएंगे और उसका रिडक्शन करेंगे और कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब रह गई तीसरी चीज, वो इलेक्ट्रॉन थी। तो अभी मैंने आपको बोला कि वो इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और उसमें उनका ट्रांसपोर्ट होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास, और उससे लास्ट में क्या बनते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको एटीपी और NADPH कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। अब मैं आपको फोटो सिस्टम्स के बारे में बता रही हूँ। तो कहते हैं कि पिगमेंट्स जो हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो ये पिगमेंट्स जो हैं उसमें कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है several protein complexes are involved in this process. The pigments, they are organized into 2 discrete photochemical light harvesting complexes and within the photosystem 1 and photosystem 2. तो याद रखिए कि पर्टिकुलर पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो 2 फोटोसिस्टम्स जो हैं उनसे रिलेटेड है। एक फोटोसिस्टम 1 है और एक फोटोसिस्टम 2 है। दोनों ही फोटोसिस्टम्स जो हैं उसमें काफी सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है बेटे, आपको कहते हैं कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये फोटोसिस्टम 1 में भी है, फोटोसिस्टम 2 में भी है, और इसके अंदर क्या है, काफी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये किससे बाउंडेड है, प्रोटीन से बाउंडेड है। और आपको पता है कि अगर ये पिगमेंट है तो इसका मतलब इनका एक ही फंक्शन है, इन्होंने क्या करना है, लाइट को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स। हर एक फोटोसिस्टम जो है उसमें सभी प्रकार के पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, सारे पिगमेंट्स के अलावा उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरोफिल ए का भी होता है। और ये सारे के सारे पिगमेंट जिनको हमने एसेसरी पिगमेंट बोला है प्लस क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है उसको मिलाकर ये क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसको एंटीना बोला जाता है। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर कितने सिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 है। और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है उसके अंदर बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है इसमें खूब सारे पिगमेंट हैं, और पिगमेंट्स जो हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं कि अगर किसी भी एक फोटोसिस्टम को आप उठा के देखें तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट नजर आते हैं, और उन पिगमेंट्स के अलावा उसमें एक पिगमेंट खास है जिसका नाम क्लोरोफिल ए है जो चीफ पिगमेंट है। तो ये सारे पिगमेंट्स प्लस क्लोरोफिल ए पिगमेंट ये मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके बेटे, अब देखो दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट ने करना है, पर बाकी पिगमेंट जो एसेसरी पिगमेंट इसके साथ प्रेजेंट है वो और वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देंगे, और जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ नीचे लिखा है हमने द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। अगर अकेले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की बात करें तो वो किस यूनिट को बनाता है, रिएक्शन सेंटर को बनाता है। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर जो है वो दोनों ही फोटोसिस्टम्स जो है उनके लिए अलग अलग है। ध्यान से सुनेंगे।
अगर हम फोटोसिस्टम 1 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, ठीक है, वो कहता है कि वो अपनी एब्जॉर्प्शन पीक या मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट जो वो एब्जॉर्ब करता है वो 700 नैनोमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे। फोटोसिस्टम 1 के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको हम फोटोसिस्टम 1 कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है P700। उसके बाद कहते हैं कि फोटोसिस्टम 2 में जो प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मैक्सिमम कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसको फोटोसिस्टम 2 कहते हैं या फिर P680 कहते हैं। ये चीज पता लगी है? यस के स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आई है? यस बेटा, स्पीक अप, अभी बोलो जल्दी से, फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आगे जाकर। बोलो, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, एवरीथिंग इज ओके? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, बस इतना याद रखिए कि लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, उसमें हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, फोटोसिस्टम्स की। और याद रखिए कि हर एक फोटोसिस्टम जो है उसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो खूब सारे पिगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और इसके अलावा उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि किसी भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को उठा के अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो अभी मैंने बोला कि उसमें कई सारे पिगमेंट एक्सेसरी पिगमेंट है और एक पिगमेंट चीफ पिगमेंट है। तो आपको पता है कि वो चीफ पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए ही होगा, और एक्सेसरी पिगमेंट भी आपको पता है कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड होंगे। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि ये दोनों चीजें जो है उनको मिला के उसने क्या बोला है? एंटीना बोला है। इसके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट भी आते हैं और क्लोरोफिल ए भी आता है। ठीक है, बाकी फंक्शन आपको पता है, एक्सेसरी पिगमेंट ने अपनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करनी है, क्लोरोफिल ए को हैंडओवर कर देनी है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि फोटो सिस्टम जो है वो खुद कितने तरह के हैं? तो दो तरह के हैं। किस बात पे डिपेंड करता है? कि उनमें प्रेजेंट जो चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए वो कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसमें फोटो सिस्टम 1 वो फोटो सिस्टम है जिसके अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल ए पिगमेंट 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी तरफ क्लोरोफिल जो फोटोसिस्टम 2 है बेटे वो P680 के नाम से जाना जाता है, और उसकी खास बात ये है कि उसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल ए पिगमेंट कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये चीज क्लियर होगी अच्छे से? कितने फोटोसिस्टम है? 2 है। फोटोसिस्टम 1 दैट इज P700 एंड फोटोसिस्टम 2 दैट इज P680। क्लियर टू ऑल? ओके, अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि उसमें 3 चीजें निकली थी, एक प्रोटॉन्स निकले थे, एक ऑक्सीजन गैस निकली थी, और एक उसमें इलेक्ट्रॉन निकले थे। ठीक है बेटे, अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोटॉन तो है कार्बन डाइऑक्साइड के पास चले गए थे और उन्होंने क्या बना दिया था? कार्बोहाइड्रेट बना दिए थे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी लास्ट में बाहर चले गई क्योंकि वो गैस थी, इसलिए वो रिलीज हो गई, बच गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, अब वो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? तो मैंने आपको बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन एक खास सिस्टम में चले जाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद ना वो कई सारी रिएक्शंस में से पास होती है। देखो, कल मैं फिर से लूंगी ये टॉपिक क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है बेटे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम 2 नजर आ रहा है, और फोटो सिस्टम 2 का क्या नेम है? P680। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो उस दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग होते हुए दिखाया गया है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी स्प्लिटिंग तभी होगी जब उसे एक पर्टिकुलर लाइट मिलेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट जो है वो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, फोटॉन्स क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी होते हैं, याद है ना, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो उसके बाद ये H2O मॉलिक्यूल के ऊपर वो फोटॉन्स जो हैं जब आके स्ट्राइक करेंगे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखो, ब्रेकडाउन होने के बाद कितने प्रोटॉन निकले हैं? 2H+ आयन निकले हैं, और 2 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और साथ में क्या निकले हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकले हैं।
तो भूल जाइए, ऑक्सीजन तो यहाँ से गायब हो जानी है। अब ये प्रोटॉन्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास चले जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाने के बाद ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे ही इनको लाइट एनर्जी मिलेगी, फोटॉन्स मिलेंगे, ये एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है बेटे, यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री कि जब भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिलती है, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। ये सारे बच्चे जानते हैं ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती हैं बेटे? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। यस, ग्राउंड स्टेट हमेशा इलेक्ट्रॉन की स्टेबल स्टेट होती है, उसमें वो अपने ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। ठीक है बेटे, पर जब उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट मिल जाती है, ज्यादा लाइट उसको मिल जाती है, तो उसको अपनी ऑर्बिटल जो है वहां से जाकर हायर जो है स्टेट्स में जाना पड़ता है, जो इनके एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। पर याद रखिए कि वो उनकी कैसी स्टेट्स होती हैं, अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ये फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, जिसको कि हम P680 कहते हैं, इसमें 680 नैनोमीटर की लाइट आके स्ट्राइक करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, पहले तो वो ग्राउंड स्टेट में थे, पर जैसे ही उन्हें 680 नैनोमीटर की लाइट मिलती है, वो फटाफट एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद वो अप हिल मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है बेटे, अप हिल मूवमेंट इसलिए बोला है क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे, इसलिए वो अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उससे किस में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको जाते हुए दिखाए हैं उन्होंने। अब वो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको आगे काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिनको हम इनके प्राइमरी एक्सेप्टर्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम प्राइमरी एक्सेप्टर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स कई तरह के हैं, इसमें भी प्लास्टोक्विनोन, ध्यान से सुनेंगे, प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, एंड देन प्लास्टोसाइनेंस। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस एंड प्लास्टोसाइनिन, ये क्या है, इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो प्लास्टोक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर है वो कुछ समय के लिए इनको अपने पास रख लेंगे, पर मुफ्त में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कभी भी हमने किसी के घर में जाके रहना होता है जो हमारा अपना घर नहीं है, हम पर वहां रहना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उनको रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तभी वो पर्सन आपको अपने घर में रखता है। ठीक है, अगर वो आपको नहीं जानता। तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है जब प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ठहरने देंगे, पर उसके लिए वो उनसे क्या लेंगे, कुछ एनर्जी लेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे उन्होंने उनसे कुछ एनर्जी ले ली। अब वो कहता है कि जब इससे इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी एनर्जी ले ली, तो अब वो थोड़े क्या हो गए, उनमें एनर्जी कम होगी। तो पहले तो वो अपहिल मूवमेंट शो कर रहे थे, अब वो डाउनहिल मूवमेंट शो करने लगे। तो प्लास्टोक्विनोन के बाद वो किसके पास पहुंचे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे। ठीक है बेटे, अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी प्रोटीन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रोक लेंगे कुछ टाइम के लिए, पर वो भी मुफ्त में नहीं रखेंगे उनको, उनसे एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उनसे कुछ एनर्जी ले ली, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो और थोड़े नीचे आ गए। ठीक है, एनर्जी उनकी कम हो गई, तो फिर किसके पास पहुंचे, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे, उन्होंने भी उनसे कुछ एनर्जी ली है। अब इलेक्ट्रॉन्स की काफी सारी एनर्जी लूज हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे धराशायी होकर कौन से फोटो सिस्टम में गिर जाते हैं, P700 में गिर जाते हैं। ठीक है बेटे, आए कहाँ से थे, फोटो सिस्टम 2 से आए थे और फोटो सिस्टम 1 में पहुंच गए, बिकॉज सारी एनर्जी उनकी कौन खा गए हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स खा गए। ठीक है, अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर से डाउनहिल मूवमेंट करके यहाँ पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, फोटो सिस्टम जो हमारा ये कौन सा है, 1 है, जिसको हम P700 कह रहे हैं, उस पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, और जैसे ही 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे धराशायी होके गिर गए थे, जो फोटो सिस्टम 2 में से आए थे, उनको फिर से एनर्जी मिल जाती है। कितने नैनोमीटर की मिलती है, इस बार 700 नैनोमीटर की मिलती है। ठीक है बेटे, फिर से ये एक्साइटेड हो जाते हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं, फिर से इन्हें प्राइमरी रिसेप्टर रिसीव करते हैं, और प्राइमरी रिसेप्टर्स जो है उसमें फेराडॉक्सिन आ जाता है।
उसको ये कुछ एनर्जी देते हैं, और लास्ट में इनको एक प्राइमरी एक्सेप्टर रिसीव करता है जो NADP है। ठीक है बेटे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स उस NADP रिडक्टेज जो है उसके पास पहुंच जाते हैं, और वो NADP रिडक्टेज जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो जाता है और उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, NADP जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटे, तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। याद है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में किसने रिसीव कर लिए, NADP ने रिसीव कर लिए, वो NADPH बन गया। तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिल गया, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मिल गया, दैट इज NADPH। अब देखो इस चेन को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से देखो, जहां मेरा कर्सर जा रहा है तो मेरा एक Z अल्फाबेट बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है कि नहीं, इसीलिए हम इसको Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है बेटे, देखो यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से मैंने शुरुआत की थी, ऊपर गए इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, तो एक Z लेटर बन गया ना इंग्लिश का, तो इसीलिए हम इसको Z स्कीम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से शुरू हुए थे, पर फोटो सिस्टम कहाँ पे खत्म हुए, जाके P700 जो है उसमें पहुंच के, और लास्ट में NADP के पास पहुंचने के बाद उन्हें कंज्यूम कर लिया गया और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लास्ट में जाके कंज्यूम हो गए हैं, इसलिए इस रिएक्शन को, लाइट रिएक्शन को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इट इज नोन एज, फिर से सुनेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन दो तरह की है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमेशा याद रखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन Z स्कीम की फॉर्म में होती है। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी, आई विल टेक इट अगेन। मैं इसको बड़े आराम से समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर से बताऊंगी बड़े आराम से, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता उतनी बार तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, तो बस हमने इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि कौन सा फोटो सिस्टम पहले शुरू हुआ था, कौन सा बाद में आया है। तो P680 से शुरू हुए हैं, P700 पे गए हैं, और एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बने लास्ट में, और Z लेटर की फॉर्म में मूवमेंट हुआ है, इसलिए Z स्कीम बोलते हैं इसको, और नॉन साइक्लिक है।